हेलो दोस्तों, 22 मई 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला आर्टिकल है टॉप माओइस्ट अमंग 27 किल्ड इन छत्तीसगढ़। इस आर्टिकल में मोटा मोटी ये बात कही गई है कि इस बात पर डिस्कशन हुआ है कि जो टॉप माओइस्ट एक लीडर था केशव राव, नंबला केशव राव ऑल्सो नोन एज बसवराजू, उसको किस तरीके से मारा, उसको मारना क्यों एक बड़ा अचीवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अब इस आर्टिकल में डिस्कस करने लायक बात क्या है? इस आर्टिकल में डिस्कस करने लायक ये नहीं है कि कौन से नक्सलाइट को मारा है, ठीक है। इस आर्टिकल में डिस्कस करने लायक बात ये है कि नक्सलिज्म होता क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इससे अफेक्टेड रीजन्स कौन से इंडिया में, क्या इसका इम्पैक्ट होता है कंट्री पर, और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं नक्सलिज्म से पीछा छुड़ाने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, नक्सलिज्म जो है 1967 में नक्सलवाड़ी विलेज से स्टार्ट हुआ था। इट वॉज लेड बाई चारू मजूमदार एंड कानू सान्याल। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई माओइस्ट आइडियोलॉजी। माओइस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली क्या है कि जो प्रोलेटेरिएट है, जो पेजेंट क्लास है, जो सबसे निचला तबका है समाज का, कि वो चाहे तो रिवोल्ट करके जो रूलिंग क्लास है उसको अपनी जगह से हटा सकता है और एक गवर्नमेंट ऑफ द मासेस एस्टैब्लिश कर सकता है। ये माओइस्ट आइडियोलॉजी थी। तो इनकी जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हुई थी जल जंगल ज़मीन से। बेसिकली ये जो आज़ादी के समय पे जो लैंडलॉर्ड्स थे, देखिए ब्रिटिशर्स के सामने तो किसी की नहीं चलती थी, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो लोगों की ये उम्मीद थी कि जो ज़मीन वगैरह है जो ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी वो इनको वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो अफेक्टेड लोग थे, जो ग्रीविंग लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सरकार से डिमांड करी कि ये लैंड हमारी है, पहले से हमारी थी, हमें दीजिए। सरकार ने बोला ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की सरकार को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक माओइस्ट आइडियोलॉजी को एक्वायर करते हुए एक वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। माओइस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही है वायलेंट स्ट्रगल। अब देखिए, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसमें भी था वायलेंट रेवोल्यूशन, आर्म्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो नक्सलिज्म भी आर्म्ड रेवोल्यूशन पर बेस्ड एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी एडवोकेट करती है आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट इंडियन स्टेट, क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट लैंडलेस लेबरर्स, ट्राइबल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। अब ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है इसका? 2025 में क्या हालात हैं कि नक्सलिज्म इन स्टेट्स में फैला हुआ है। ये नक्सलिज्म इन स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन से स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होता है नक्सलिज्म का। सबसे पहला तो सिक्योरिटी इम्पैक्ट है कि कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में रहती है और हमेशा गवर्नमेंट को पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखना पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि इट हिंडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड्स, रेलवेज एंड टेलीकॉम इन रिमोट एरियाज, इन फॉरेस्ट एरियाज। अब यहाँ पे देखिए, जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये जो नक्सलाइट्स होते हैं ये उसको डेवलप होने से रोकते हैं, अड़चने लाते हैं तरह तरह की, और वायलेंट मेजर्स भी एक्वायर करते हैं। तो इकोनॉमी भी इससे इम्पैक्ट होती है, रिसोर्सेज का फालतू में लॉस होता है। इतने सारे माइनिंग रिसोर्सेज हैं यहाँ पे इन रीजन्स में, बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको हम टैप नहीं कर पाते। और प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इस एरिया में, इन रीजन्स में इसी वजह से आ नहीं पाता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई नक्सलाइट एरिया है, बहुत अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स जो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम का ठेका लेते भी हैं, उनसे ये एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडर्स को परेशान करते हैं। अब सोशल इम्पैक्ट क्या है कि ये ट्राइबल डिसकंटेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब देखिए, ट्राइबल पीपल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है, उनका एजुकेशन स्टेटस बहुत लो है, दूसरा फिर हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो उनको गवर्नमेंट से एक गिले शिकवे रहते हैं, तो उस गिले शिकवे का फ़ायदा उठाते हैं ये नक्सलाइट्स। और उनके जो एलियनेशन है, मतलब ये मेन लैंड से दूर रहते हैं, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी सही से नहीं पहुँच पाती हैं जो नक्सलाइट एरियाज हैं वहाँ पर। तो अब ट्राइबल पीपल्स को वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट तो आपका सिर्फ जो रिसोर्स है उसको यूज कर रही है, आपको दे कुछ नहीं रही है, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी बात, जो ट्राइबल पीपल हैं उनको मेन स्ट्रीम में आने से रोकते हैं। अब वो ना तो गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं, दूसरी बात फिर वहाँ पर गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना भी चाहे तो उसको नक्सलाइट चलाने नहीं देते, तो ट्राइबल लोग मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाते हैं। देयर इज़ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनोसेंट विलेजर्स ड्यू टू वायलेंस। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है कि कहीं पर अगर राजनीतिक द्विध्रुवीकरण है, ठीक है, राजनीतिक रूप से अगर कहीं पर जो जेन्युइन भारत सरकार है, जो इलेक्टेड भारत सरकार है, उसको कोई अगर चैलेंज करता है तो वो एक तरीके से इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को वो नहीं मानता है, तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर पाते हैं। जैसे जुडिशरी वगैरह का कोई भी ऑर्डर हो तो यहाँ पर लागू कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नक्सलाइट एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इलेक्शन वगैरह ये लोग होने नहीं देते। कई सारी मूवीज़ हैं आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो चक्रव्यूह है, इस मूवी को देखना जाके, अगर आपने नहीं देखा हो तो। चक्रव्यूह। दूसरा है न्यूटन। न्यूटन बेसिकली इसके ऊपर है कि
जो एक्टर है, जो जो हीरो है उस मूवी का, वो एक ट्राइबल रीजन में जाता है, वो वोटिंग कराने का, इलेक्शन कंडक्ट कराने, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर है डेवलपमेंटल इम्पैक्ट, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने देते, रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ क्रिएट नहीं हो पाती सही से, इस वजह से। अब गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं? सबसे पहला तो है समाधान डॉक्ट्रिन। इसके अंडर गवर्नमेंट ने 2017 से काम कर रही है। समाधान डॉक्ट्रिन में क्या है? स्मार्ट लीडरशिप, मतलब लीडरशिप पुराने ढर्रे पे काम नहीं करेगी, वो नए बदलते हुए तरीके के अनुसार अडेप्ट करेगी कि नक्सलिज्म को किस तरीके से टैकल करना है। अब जैसे गवर्नमेंट का एक नया नैरेटिव है अर्बन नक्सल, ठीक है, अर्बन नक्सल। अब अर्बन नक्सल का लार्जर कॉन्सेप्ट है, उसको आप गूगल पे कभी सर्च करके देखना, पढ़ के देखना, मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि अर्बन नक्सल क्या है। कि नक्सलाइट जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोपेगेट करने वाले लोग अर्बन एरिया में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो नई जनरेशन है उसको उससे अफेक्ट करते हैं, उसको उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा डीप लेवल पर काम करता है। तो जो लार्जर इंटेलेक्चुअल पोर्शन है वो कई बार गवर्नमेंट के जो ऑनेस्ट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं उनका भी क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। फिर है एग्रेसिव स्ट्रेटजी, नक्सलाइट के अगेंस्ट एग्रेसिव स्ट्रेटजी लेनी है। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग टू द सिक्योरिटी पर्सनल्स, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग हमें करनी है नए तरीकों से। डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी मीन्स ड्रोन वगैरह का यूज़ करना है। अवेयरनेस क्रिएशन, ट्राइबल रीजन्स में अवेयरनेस फैलानी है कि नक्सलिज्म किस तरीके से आपको पीछे धकेल रहा है। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का जो मूल है वो फाइनेंस है, आप उनका मनी एक्सेस ख़त्म कर दीजिए, टेररिस्ट एक्टिविटी धीमे धीमे अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आर डिप्लॉयड लाइक CRPF, कोबरा बटालियन, BSF, ITBF, ठीक है, ITBP। इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया गया है यूजिंग ड्रोन्स, सैटेलाइट्स एंड ट्रैकिंग टूल्स। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए हैं कई सारे के, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। इसके अंदर क्या है कि जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, टेलीकॉम टावर्स जगह जगह इंस्टॉल किए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, जैसे रोशनी, स्किल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इन स्कीम्स के अंतर्गत। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेके आए, जिससे कि जो ट्राइबल पीपल हैं जो ऑलरेडी उस फॉरेस्ट लैंड पर सदियों से रह रहे हैं, सालों 2-3 जनरेशन से रह रहे हैं, तो उनके जो लैंड राइट्स हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है। गवर्नेंस और रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग क्या स्टेप्स लिए हैं कि एक तो सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी चलाई है गवर्नमेंट ने कि भाई आप सरेंडर कर दो, आपके ऊपर कोई केस वेस नहीं चलाएंगे, आपको उल्टा हम रिहेबिलिटेट करेंगे। सिविल एक्शन प्रोग्राम चलाया है कि इसके अंतर्गत मेडिकल कैंप्स चलाए जा रहे हैं अफेक्टेड एरियाज में, स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं फॉर अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है, ठीक है। आउटकम क्या है कि लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो है 126 से घट के 70 हो गए 2023 में, ठीक है, मोर देन ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन हो गया इसमें। चैलेंजेस क्या है? एक तो सोशल इंजस्टिसेस हैं बहुत सारे, लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम आज भी है, ठीक है, जो लोकल ठेकेदार होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं ट्राइबल लोगों को। ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन है आज भी, कि डिजिटल डिवाइड आपने सुना होगा, इसी तरीके से एजुकेशन डिवाइड भी है, हेल्थ डिवाइड भी है ना। उन लोग के पास में ये जो नेसेसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कि देयर आर वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग फाइनेंस एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने चाहिए, डेवलपमेंट भी बढ़ाना चाहिए और नक्सलाइट्स के साथ में डायलॉग भी बढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस से रिलेटेड। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल विद ए लॉन्गर रेंज NG वेरिएंट ऑन ट्रैक। अब देखिए ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है, मीन्स इट मूव्स विद स्पीड लार्जर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो ब्रह्मोस इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि यहाँ से छोड़ी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ लेगी और एक टारगेट पे जाके हिट करेगी, इसका पाथ आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होती है वो क्या होती है कि मान लीजिए यहाँ से आपने उसको लॉन्च किया तो यहाँ से एक सर्टेन हाइट तक जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आके ये लोअर ट्रेजेक्ट्री में ये मूव करेगी। तो इसका जो पाथ है आप ड्यूरिंग ट्रैवल कोर्स इसका पाथ जो है आप चेंज कर सकते हो। स्पीड क्या होगी इसकी 2.8 to 3 माक, लगभग 3700 किलोमीटर पर आवर। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट जो इस कैटेगरी की मिसाइल है उसमें फास्टेस्ट है। प्लेटफॉर्म लैंड, एयर, सी और सबमरीन चारों से इसको लॉन्च किया जा सकता है, इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है। प्रोपल्सन क्या है इसमें? सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रोपल्सन यूज होते हैं। सॉलिड बूस्टर होता है जो पहले चलता है, फिर लिक्विड रैमजेट होती है जो इसको सुपरसोनिक स्पीड तक लेके जाता है।
वेरिएंट्स क्या हैं? ब्रह्मोस ब्लॉक 1 to 3 ये लैंड बेस्ड है, आर्मी यूज़ करती है। ब्रह्मोस ए ये एयर लॉन्च्ड है। ब्रह्मोस सबमरीन ये टेस्टेड हो चुकी है। ब्रह्मोस ER मीन्स ये एक्सटेंडेड रेंज है, 800 प्लस किलोमीटर की इसकी रेंज है। ब्रह्मोस NG ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन है। इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है कि पहले की जो ब्रह्मोस है उसको थोड़ा लाइट बनाया जा रहा है, जिससे कि स्पीड उसकी और ज़्यादा बढ़ सके, मोर देन मार्क 3.5। ठीक है, मोर देन मार्क 3.5। अभी तक क्या था, मार्क 3 तक जा रही थी ये। इसकी हमें टारगेट है ब्रह्मोस NG का कि मार्क 3.5 से ज़्यादा स्पीड ये कैच कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल है INSV कौंडिन्या। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, नेवी रिक्रिएट्स स्टिच्ड शिप बेस्ड ऑन 5th सेंचुरी अजंता पेंटिंग्स। अब देखिए इसमें दो चीज़ें जानने की है। एक तो INS कौंडिन्या क्या है? INS कौंडिन्या एक स्टिच्ड सेल शिप है ये, जो इंडियन नेवी ने बनाया है। ठीक है, ये अजंता केव में इस तरीके की एक पेंटिंग थी जिसमें दिखाया गया है कि एक सेलिंग शिप है। इसके बेसिस पर इस मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बस ये कुछ नहीं है, ये हमारी जो हिस्टोरिकल एविडेंस है कि भाई लोग कहते हैं कि इंडिया में नेवल पावर्स नहीं थी, सिर्फ ब्रिटिश के आने के बाद नेवल पावर्स आई। ऐसा नहीं है, नेवल पावर इंडिया में चोला चेरा पांड्या के पास भी थी और उससे पहले भी थी। ठीक है, तो ये उसको सिग्निफाई करता है। फिर 5th सेंचुरी अजंता के पेंटिंग्स के बेसिस पर यह बनाई गई है। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ रिच मैरीटाइम लेगेसी एंड ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग टेक्निक्स। अब INSV कौंडिन्या, अब पेपर में पूछा जा सकता है कि INSV कौंडिन्या क्या है? क्या एक नेवी का फ्रिगेट है? क्या एक नेवी का वॉरशिप है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ बिल्ट यूजिंग एंशियंट टेक्निक्स लाइक स्टिच्ड हल, मीन्स इसमें कोई कील वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है, कोई नेल वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है। इसको सिर्फ कॉयर की रस्सियों से, जो नारियल की रस्सियाँ होती हैं उससे इनको पूरा बांधा गया है शिप को। नेचुरल रेजिन का यूज हुआ है फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ द शिप। नेक्स्ट टॉपिक है लॉयन से रिलेटेड। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लायन काउंट ग्रोज बाई 32% इन 5 years, एक्सपेंड्स बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखिए इंडिया में एशियाटिक लायन पाया जाता है, उसके अलावा दूसरी लायन की प्रजाति नहीं पाई जाती। दूसरा है अफ्रीकन लायन, ये अफ्रीकन में पाया जाता है। तो जब भी एशियाटिक लायन की बात होती है तो अफ्रीकन लायन के साथ में कंपैरिजन जरूर करना होता है। तो कॉमन नेम क्या है? एशियाटिक लायन, इंडियन लायन, पर्शियन लायन। साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो पर्सिया। IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। साइट्स का क्या है? अपेंडिक्स 1 में है। पॉपुलेशन कितनी है? 891 है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। हैबिटेबल रेंज क्या है? गिर फॉरेस्ट और उसके आसपास का एरिया गुजरात में है। एक्सक्लूसिव टू इंडिया, मतलब एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन में डिफरेंस क्या है कि एशियाटिक लायन देखिए छोटा होता है, अफ्रीकन लायन बड़ा होता है। मेन मतलब ये जो एरिया है ना, ये बाल जो है इसको कहते हैं मेन एशियाटिक लाइन की छोटी होती है, अफ्रीकन लाइन की ज़्यादा बड़ी होती है। स्किन फोल्ड डिस्टिंक्टली बैली फोल्ड, मतलब बैली यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये फोल्ड पड़ता है, ये अफ्रीकन लाइन के फोल्ड नहीं पड़ता है। सोशल ग्रुप्स, एशियन लाइन छोटे छोटे झुंड में रहते हैं और अफ्रीकन लाइन जो है वो बड़े झुंड में रहते हैं। ठीक है। रोर, कौन सा ज़्यादा दहाड़ता है? अफ्रीकन लायन ज़्यादा जोर से दहाड़ता है। अब देखिए अगला आर्टिकल है रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन साइक्लोन्स। वार्मिंग लाइकली टू मेक साइक्लोन्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन एवर बिफोर। तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अभी ETH ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड, ETH में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। इन ए न्यू स्टडी published by researchers at ETH Zurich in Switzerland, the world's cyclones can be expected to wreak more havoc in new ways if global warming follows a future climate scenario called SSP 5 to 8.5. This is both due to cyclones intensity and their occurring in places where they do not occur before. मतलब ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी तरीके से चलती रही और ये जो एक सिनेरियो है SSP 5 to 8.5, इसको अभी डिस्कस करेंगे, अगर इसको सरपास कर लिया तो साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी प्लस उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। अब SSP क्या होता है? SSP है शेयर्ड सोशो इकोनॉमिक पाथवेज। ठीक है, ये एक 5 इस तरीके के सिनेरियोज हैं, मतलब पाथवेज हैं या 5 नैरेटिव्स हैं या सिनेरियोज हैं डेवलप्ड बाय क्लाइमेट रिसर्च कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। ये भविष्य के 5 ऐसे सिनेरियोज हैं कि जो अलग अलग डायरेक्शन में प्रेडिक्ट किया गया है। कि जैसे SSP 1 क्या कहता है कि सस्टेनेबिलिटी का सिनेरियो बताता है कि अगर लोगों ने एनवायरनमेंट की केयर की और हमने क्लीन एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर दिया और पॉल्यूशन को कम किया, वर्ल्ड विल वर्क टुगेदर एंड क्लाइमेट चेंज इज़ ईजियर टू हैंडल। ये पहला सिनेरियो है, ठीक है, जो आइडियल सिनेरियो माना जा रहा है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मिडल ऑफ द रोड,
कि बिजनेस एज यूजुअल चलने दीजिए, थिंग्स मोस्टली स्टे द सेम, सम प्रोग्रेस सम प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ क्लीन एनर्जी यूज़ करेंगे, कुछ ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल को चलाते रहेंगे। वी ट्राई टू फिक्स थिंग्स बट स्लोली, क्लाइमेट चेंज इज ए मॉडरेट चैलेंज, मीन्स क्लाइमेट चेंज चैलेंज तो है लेकिन उतना एग्रेसिवली नहीं उभरेगा अगर हम साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने के साथ साथ कुछ ना कुछ रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे। फिर थर्ड सिनारियो है कि रीजनल राइवलरी, कि कुछ कंट्रीज़ ये कहने लगे कि कुछ नहीं है क्लाइमेट चेंज, कुछ नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो कुछ नहीं है, एक बड़बोलापन है, ये कुछ देशों का फैलाया हुआ भ्रम है, ठीक है। तो एवरीवन फोकसेज ऑन देमसेल्फ इन दिस सिनारियो, देयर इज़ लेस प्रोग्रेस एंड मोर पोल्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस सिनारियो में। फोर्थ सिनारियो क्या है, इनइक्वालिटी का, कि द डिवाइडेड वर्ल्ड, सम पीपल एंड कंट्रीज बिकम वेरी रिच एंड अदर्स स्टे पुअर। तो जो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा वो पुअर्स पे ऑब्वियसली ज़्यादा एडवर्स होगा, क्योंकि रिच कंट्री तो अपने आप को कैसे न कैसे साध लेंगे, संभाल लेंगे, पुअर कंट्री क्या करेगा बेचारा, ठीक है। देयर इज़ बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब बात आती है सबसे डेंजरस, SSP 5 मीन्स फॉसिल फ्यूल्ड डेवलपमेंट, मतलब हम इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल को जलाते रहें और डेवलपमेंट खेलते रहें तो इकोनॉमी तो फास्ट ग्रो होगी, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो क्लाइमेट चेंज विल बिकम ए बिग प्रॉब्लम टू फिक्स, तो हम उसको इन फ्यूचर चल के फिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो SSP 5 एंड 8.5 इज़ द SSP 5 पाथवे प्लस ए रेडिएटिव फोर्सिंग। अब एक और टर्म आ गया यहाँ पे, इस आर्टिकल में बात करी गई है कि SSP 5 8.5 इज़ ए अलग पाथवे है जो रेडिएटिव फोर्सिंग को भी साथ लेके चलता है, ठीक है। मतलब SSP 5 में आप रेडिएटिव फोर्सिंग जोड़ दीजिए तो ये पाथवे बन गया। तो रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इम्पैक्टिंग अर्थ्स एनर्जी बैलेंस, ठीक है। अब इस सिनारियो में क्या होगा कि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अर्थ का जो हीट बजट है, कि आइडियली क्या होगा, अर्थ पर जितनी एनर्जी आ रही है सन से, जितनी एनर्जी दिन में आ रही है उतनी एनर्जी रात को रिलीज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एक न्यूट्रल बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जितनी एनर्जी अर्थ के ऊपर दिन में सन से आ रही है वो पूरी की पूरी रात को रिलीज़ ना हो, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स की वजह से इस कुछ एनर्जी को हम ट्रैप करते जाए, ओवर द टाइम ट्रैप होती जाए अर्थ में, तो जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है। ये काम कैसे करती है, द अर्थ गेट्स एनर्जी फ्रॉम सन, ठीक है, इसको इनकमिंग सनलाइट कहते हैं। अब ये हीट बजट बेसिकली दर्शाया गया है कि 312 यूनिट आ रहे हैं, 342, 168 तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिए, फिर यहाँ से अर्थ से कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो गए, फिर कुछ लेटेंट हीट के तौर पे यहाँ से निकल गए, कुछ इस तरीके से ये हीट बजट है। ज्योग्राफी में एक स्पेशल टॉपिक है अलग से, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब रेडिएटिव फोर्सिंग काम कैसे करती है कि द अर्थ गेट्स एनर्जी फ्रॉम सन इनकमिंग फ्रॉम सनलाइट, द अर्थ ऑल्सो लूजेज एनर्जी बाई सेंडिंग हीट बैक इनटू स्पेस ड्यूरिंग नाइट। इफ समथिंग कॉजेज द अर्थ टू ट्रैप मोर हीट, दैट्स पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, इट वार्म्स द प्लैनेट। तो प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग एंड व्हाट इज पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। इफ समथिंग कॉजेज द अर्थ टू लूज मोर हीट, ठीक है, लाइक एरोसॉल्स दैट रिफ्लेक्ट सनलाइट, दैट्स नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है। अगर हम हीट को ट्रैप करने के बजाय ज़्यादा हीट रिलीज कर पा रहे हैं तो उसको कहते हैं नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, इट कूल्स द प्लैनेट। फिर आती है कोस्टल इकोसिस्टम्स प्रोटेक्ट इनलैंड एरियाज फ्रॉम स्टॉर्म्स। कोस्टल इकोसिस्टम्स जैसे मैंग्रोव वगैरह हो गए, वो जो इनलैंड है, ठीक है, जो कोस्ट से जो इनलैंड एरिया है यहाँ के, उनको जो साइक्लोन वगैरह है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल एरोजन को रोकते हैं, कार्बन को भी स्टोर करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव इन पर्टिकुलर कैन स्टोर 4 to 5 टाइम्स मोर कार्बन पर यूनिट एरिया देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट्स। तो साइक्लोन वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो साइक्लोन्स को कैसे अफेक्ट करती है कि एक तो साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और ज़्यादा इंटेंस होंगे, ठीक है। देयर विल बी मोर रेनफॉल एंड फ्लडिंग, साइक्लोन्स में बिकम मोर फ्रीक्वेंट इन सम एरियाज, cyclone paths can change, longer lasting cyclones will be there, rising sea levels make cyclones more dangerous। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप डिटेल में ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मरीन हीट वेव से रिलेटेड। ये आर्टिकल पेज नंबर 7 पर पब्लिश हुआ है। इन ए मरीन हीट वेव क्लाउनफिश गेट स्मॉल टू गेट बाई। अब इस आर्टिकल में डिस्कस करने का है मरीन हीट वेव। अब देखिए लैंड पे हीट वेव तो आपने सुना होगा, इसी तरीके से समुद्र में भी हीट वेव होती है, ओशन में भी हीट वेव होती है, उसको कहते हैं मरीन हीट वेव। मरीन हीट वेव इज ए पीरियड ऑफ अनयूजुअली हाई ओशन टेम्परेचर्स दैट लास्ट डेज, वीक्स और इवन मंथ्स। इट इज़ लाइक ए हीट वेव ऑन लैंड बट इट हैपन्स इन द ओशन।
होती कैसे है? ओशन वाटर गेट्स वार्मर देन यूजुअल बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक चेंज इन ओशन करंट्स में कुछ चेंज होता है तो रिड्यूस्ड मिक्सिंग ऑफ वाटर लेयर्स। अब देखिए वाटर में स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। ओशन, मान लीजिए ओशन है और इसमें टॉप लेयर वार्म है और ये कूल है, तो वार्म वाटर की डेंसिटी कूल वाटर से कम होगी, तो लोअर डेंसिटी का जो लिक्विड होगा वो हायर डेंसिटी के लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। तो जब वार्म वाटर कूल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा तो इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी, तो मरीन हीट वेव ज़्यादा इंटेंस होती जाएगी, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो और ज़्यादा तेज होता जाएगा। प्रोलॉन्ग सनी वेदर एंड काम विंड्स, ग्लोबल वार्मिंग एडिंग एक्स्ट्रा हीट टू ओशंस। क्या इम्पैक्ट होता है इसका? एक तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ओबियसली कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल डेथ भी हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी हर्ट होती है, क्योंकि कोरल जो रीफ्स हैं वो कहा जाता है उनको ओशन का रेन फॉरेस्ट। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी सबसे रिच होती है, तो ऐसे ही ओशन में जो कोरल रीफ्स हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी सबसे रिच होती है। ठीक है, तो कोरल रीफ्स को अफेक्ट होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगी। दूसरा, जो सी प्लांट्स हैं जैसे प्लैंक्टन्स हो गए और कैल्प हो गई, ठीक है, कैल्प ये ओशन प्लांट्स होते हैं, तो ये भी अफेक्ट होते हैं। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स, छोटी मछलियाँ मरेंगी तो बड़ी मछलियाँ कहाँ से खाना खाएंगी, तो फूड चेन पूरी बिगड़ जाएगी। हैबिटेट डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? अब फूड चेन, ओशन फूड चेन डिसरप्ट होंगी तो फिशरीज भी अफेक्ट होगी, एक्वाकल्चर को भी लॉस होगा, टूरिज्म को प्रॉब्लम होगी क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, कोरल रीफ डैमेज हो जाएगी तो टूरिस्ट उनको देखने क्यों जाएंगे। इंक्रीज्ड कॉस्ट, कोस्टल कम्युनिटीज़ फेस हायर कॉस्ट इन अडेप्टिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम इकोसिस्टम डैमेज। सोशल एंड लाइवलीहुड इम्पैक्ट्स क्या है? फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी और जॉब भी लॉस होंगे जो कोस्टल एरिया में जो फिशिंग वगैरह एक्वाकल्चर पर डिपेंडेंट है उनके। क्लाइमेट फीडबैक्स, रिड्यूस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, डैमेज्ड मरीन इकोसिस्टम लाइक सी ग्रासेस एंड कैल्प एब्जॉर्ब लेस CO2। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी ग्रास है और कैल्प है वो डैमेज हो जाते हैं, वो कम CO2 एब्जॉर्ब कर पाएंगे, कम CO2 को सिक्वेस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ऑल्टर्ड ओशन केमिस्ट्री, मरीन हीट वेव्स कैन चेंज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड ऑक्सीजन लेवल्स अफेक्टिंग ओशन हेल्थ। अभी रिसेंट एग्जांपल्स क्या है कि मरीन हीट वेव की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत ज़्यादा स्केल पर कोरल रीफ ब्लीचिंग हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल है डेवलपमेंट विदाउट द सैवेजिंग ऑफ अर्बन बायोडाइवर्सिटी। ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी को और अर्बन डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस रखना है। अब देखिए, अभी इस साल का जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था उसकी थीम क्या थी? हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चैलेंज क्या है कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट है ड्यू टू राइजिंग स्ट्रेस इन अर्बन एरियाज, ड्यू टू माइग्रेशन इन अर्बन एरियाज एंड राइजिंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड की 50% टोटल पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और 2050 तक 70% तक हो जाएगी। इंडिया की अभी लगभग 35% के आसपास पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। अर्बन ग्रीन स्पेसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो देखिए हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, फूड, फाइबर, वाटर, कार्बन, हीट, इन सब में हेल्प मिलती है। टेम्परेचर मॉडरेशन में हेल्प करते हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रैंकफर्ट्स ग्रीन बेल्ट्स रिड्यूस टेम्परेचर बाई 3.5 डिग्री सेल्सियस एंड इंक्रीज ह्यूमिडिटी बाई 5%। पार्क्स एंड ग्रीन स्पेसेस ऑफर रिक्रिएशनल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, पार्क वगैरह में जाते हैं तो अच्छा लगता नहीं लगता है अर्बन एरिया में, जैसे दिल्ली जैसे सिटी में DDA के पार्क वगैरह हैं तो वहाँ जाने पर अच्छा लगता है, घूम सकते हो। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है इसका कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम है, वो कई तरह की सर्विसेज देता है। ठीक है, जैसे हेल्थ सर्विसेज है। अब अर्बन बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, अर्बन जो ग्रीन एरिया है वो बढ़िया होगा तो लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी, तो वहाँ की अर्बन की जो सरकार है, अर्बन गवर्नमेंट है, उसका जो हेल्थ बजट है वो भी कम होगा। करंट अर्बन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया क्या है? मुंबई में 25% है। ठीक है, न्यू दिल्ली में 12.5% है, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद में और ज़्यादा कम है। फॉरेस्ट कवर लॉसेज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली इन चेन्नई एंड हैदराबाद। फ्रेमवर्क एंड स्ट्रेटजी फॉर अर्बन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गाइड्स अर्बन प्लानर्स टू प्रोटेक्ट एंड क्रिएट ब्लू एंड ग्रीन स्पेसेस। अब ये फ्रेमवर्क है कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं। UN हैबिटेट्स 330-300 रूल, इसका मीनिंग क्या है कि हर एक घर में, वर्क प्लेस पर और स्कूल में आपको एटलीस्ट 3 पेड़ लगाने हैं। नेबरहुड्स शुड हैव 30% ऑफ ट्री कैनोपी, मतलब कहीं अगर बिल्डिंग है तो इसके आसपास के एरिया में एटलीस्ट ट्री कैनोपी उस एरिया का 30% पे होना चाहिए। पब्लिक ग्रीन स्पेसेस ऑफ 0.5 to 1 हेक्टेयर एक्सेसिबल विद इन 300 मीटर्स, मतलब जहाँ भी थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग है, कहीं भी अगर सोसाइटी डेवलप हुई है तो उसके 300 मीटर के एरिया में एक पब्लिक ग्रीन स्पेस होना ही होना चाहिए, मैंडेटरी है। सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स,
इट मेजर्स नेटिव बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज एंड गवर्नेंस। अब सक्सेसफुल कुछ एग्जांपल्स हैं सक्सेसफुल अर्बन बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स के, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। आर्टिकल का टाइटल है शुड वाटर बी यूज्ड एज ए वेपन। ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को पहले तो डिस्कस करता है, दूसरी बात फिर ये बात करता है कि वाटर को वेपनाइज करने में क्या क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चंस उठते हैं। तो जीएस पेपर 3, 2 एंड जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। 1960 में ट्रीटी हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसको वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, मीडिएशन किया था। ये 6 रिवर्स जो हैं इंडस की, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, इनको डिवाइड करती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स जो है रावी, बियास, सतलज, बियास, रावी एंड सतलज, ये ईस्टर्न रिवर्स हैं। ठीक है, दीज आर एलोकेटेड टू इंडिया। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं चिनाब, झेलम एंड बियास, चिनाब, झेलम एंड इंडस, ये पाकिस्तान को अलोकेट कर दी गई। और बोला गया कि ये जो वेस्टर्न रिवर हैं इनका 20% वाटर इंडिया यूज़ कर सकता है, और इनका जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इनका 80% वाटर इंडिया यूज़ कर सकता है। तो इंडिया इज अलाउड सम नॉन कंजम्पटिव यूज लाइक हाइड्रो पावर ऑन वेस्टर्न रिवर्स बट मोस्ट मीट स्ट्रिक्ट कंडीशंस। तो इंडिया अभी इस ट्रीटी को रीएग्जामिन क्यों कर रहा है कि अभी रिसेंटली टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो इंडिया ने अपना जो नैरेटिव है, फॉरेन पॉलिसी जो स्टैंड है रिगार्डिंग पाकिस्तान, ये चेंज कर दिया है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम तब तक नेगोशिएट नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान अपने कंट्री में से टेररिज्म को एरेडिकेट नहीं कर देगा। अब अगर डिस्प्यूट होता है इंडस वाटर ट्रीटी में तब क्या होगा, क्या प्रोविज़न है कि लीगल चैनल्स, ट्रीटी में ऑलरेडी है ये प्रोविज़न कि लीगल चैनल को अडॉप्ट किया जा सकता है, लाइक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। कैन थर्ड पार्टीज मीडिएट? यस, थर्ड पार्टीज कैन मीडिएट, बट इंडिया स्टैंड इज दैट सिंस दिस ट्रीटी is based on the bilateral dispute resolution as per Simla agreement, so we do not accept any third party mediation। अब वाटर को एज ए वेपन यूज करने के क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो है कि इंडिया अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को खो सकता है एज ए रेस्पॉन्सिबल पावर। ठीक है, हर जगह ये तो बोला जाता है कि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल पावर है। अब देखिए इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, अब लेकिन इंडिया यूएसए से कहता है कि भाई हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दो क्योंकि हम तो रेस्पॉन्सिबल पावर है। ठीक है, अब अगर ऐसा किया तो इंडिया के इस इमेज पर डैम्प हो सकता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी इज ए बाइंडिंग ट्रीटी विद नो इजी एग्जिट क्लॉज। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इसको चैलेंज किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो सकता है कि दिस कुड एलिनेट नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश हु डिपेंड ऑन शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट काफ़ी लार्ज होगा। ठीक है, जैसे कटिंग ऑफ वाटर कुड हार्म मिलियंस ऑफ पीपल डाउन स्ट्रीम। एस्केलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एस्केलेट कर जाए इन फ्यूचर। अब इंडिया को करना क्या चाहिए कि इंडिया हैज़ द राइट टू डेवलप हाइड्रो पावर एंड यूज वाटर विद इन ट्रीटी लिमिट्स। इंडिया शुड कंटिन्यू यूजिंग लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन द इंडस वाटर ट्रीटी एज ए सिंबल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीस इन ए वोलेटाइल रिलेशनशिप। ये आर्टिकल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं, देखिए वाटर को एज ए वेपन यूज करने के। सबसे पहला तो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। ठीक है, ह्यूमन राइट को क्वेश्चन करता है। दूसरी बात लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है कि इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि पूरे पानी को रोक सके। तीसरी बात है रूल बेस्ड ऑर्डर कि जब एक बार ट्रीटी कोई नेगोशिएट हो गई दो कंट्रीज़ के बीच में तो आप यूनिलेटरली उसको कैसे पीछे हट सकते हो, उससे कैसे उसको वायलेट कर सकते हो। ग्लोबल लेसन्स क्या हैं इसके कि अदर रीजन्स सो दैट लाइक यूरोप में मेकोंग बेसिन है, यूरोप और मेकोंग बेसिन तो साउथ ईस्ट एशिया में है। यूरोप और मेकोंग बेसिन में इसी तरीके के कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे, उनसे ये पता चलता है कि दे सो दैट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डायलॉग आर मोर इफेक्टिव एंड एथिकल देन यूनिलेटरल एक्शंस। ठीक है, अब ये इसका आप और एनालिसिस करते रहिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस करने का क्या इम्पैक्ट होगा। एथिक्स का पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।